सो लार्ज कैप एनबीएफसीज का एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया लास्ट वीडियो में एंड वी डिस्कस्ड कि एसबीआई कार्ड जो है वो काफ़ी पुअर परफॉर्मर रहा है लार्ज कैप एनबीएफसी स्पेस में एंड जो दो टॉप परफॉर्मर थे उसका भी उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया एंड मैंने शेयर किया कि उनमें से कौन सा स्टॉक है जो करेंटली एज ए वैल्यूएशन वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड जिसका आउटलुक भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस वीडियो में हम जो मिड कैप एनबीएफसी स्पेस है उसका एनालिसिस करेंगे। तो टोटल 4 स्टॉक्स हैं, 4 कंपनीज़ हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा एंड अगर हम उनका नाम देखें तो इसमें पूना वाला फिनकॉप है, आईआईएफएल फाइनेंस है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है एंड 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है। सो ये 4 एनबीएफसीज हैं जिनका हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये वीडियो एज अ व्यूअर बिकॉज इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा इजी होता है जब आपके पास दो ऑप्शन हो, एक गुड एंड एक बैड स्टॉक का। अगर दूसरा ऑप्शन हो जिसमें दो स्टॉक हैं, दोनों ही ख़राब परफॉर्मर हैं, तो भी डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। बट जो तीसरा ऑप्शन होता है लाइक अगर 2 या 3-4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चूज़ कर पाना कि इन तीनों चारों में से कौन सा ऐसा स्टॉक होगा या कौन सा ऐसा बिजनेस है जो मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो तीनों चारों स्टॉक में अगर सब अच्छा कर रहे हैं तो ऐसा डिसीजन ले पाना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट आई बिलीव कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें इस वीडियो में, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा टू टेक अ बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लोन ग्रोथ पार्ट, क्योंकि एक लेंडर के लिए लोन ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बी इट अ बैंक और एन एनबीएफसी। सो लोन ग्रोथ अगर हम देखें तो पूना वाला फिनकॉप की 41% की लोन बुक की ग्रोथ आई है Q1 में। देन आईएफएल फाइनेंस की 29% की लोन बुक की ग्रोथ है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इनकी 40% के आसपास की लोन बुक की ग्रोथ है एंड लास्टली 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस इनकी 43% की लोन बुक की ग्रोथ है। सो चारों ही एनबीएफसीज का अगर हम लोन बुक का पैरामीटर देखें तो अच्छी ग्रोथ है। वी कुड से कि आईआईएफएल फाइनेंस का 29% है, बाकी का 40% या उससे ज़्यादा है। बट अगेन 29% की लोन बुक ग्रोथ एक मिड कैप एनबीएफसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एक हेल्दी रेट है ये। इनफैक्ट अगर एक मिड कैप एनबीएफसी 20% पे भी ग्रो कर रही है तो हम कंसिडर करेंगे कि ये ग्रोथ रेट एक हेल्दी ग्रोथ रेट है। देन कम्स द प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट। सो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पूना वाला फिनकॉप का नेट प्रॉफिट 62% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। आईआईएफएल फाइनेंस का 43% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का 151% से नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है एंड लास्टली 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का 32% से नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। नेट प्रॉफिट में भी चारों एनबीएफसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का 151% का जो ग्रोथ है नेट प्रॉफिट का वो आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी एनबीएफसीज को। देन कम्स द एसेट क्वालिटी पार्ट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है किसी भी लेंडर के लिए। सो एसेट क्वालिटी में अगर हम देखें तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को छोड़ के बाकी की जो 3 एनबीएफसीज हैं, पूना वाला फिनकॉप, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एंड आईआईएफएल फाइनेंस, इन तीनों की एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर में इम्प्रूव हुई है। लास्ट ईयर से तो इम्प्रूव हुई है, बट अगर हम इसको Q4 यानी कि मार्च के क्वार्टर से भी कंपेयर करते हैं तो भी ये ऑन क्वार्टर बेसिस में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का सिक्वेंशियली एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हुई है। एनपीए के नंबर थोड़े से बढ़े हैं इनके, अराउंड 10 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.10% अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मार्च क्वार्टर से। बट ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है बिकॉज ये सीजनैलिटी इशू है। जो किसी भी अगर हम बैंक्स को या एनबीएफसी को एनालाइज कर रहे हैं तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए जो ये Q1 का जो क्वार्टर होता है, Q1 का जो फेस होता है विच इज़ अप्रैल टू जून, ये जो 3 महीने होते हैं, ये सबसे वीक क्वार्टर होता है एज अ बिज़नेस किसी भी बैंक के लिए, किसी भी एनबीएफसी के लिए। बिकॉज इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स नहीं होते हैं, कुछ ऐसा वेडिंग ओकेशन नहीं होता है जिसकी वजह से, और मॉनसून का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहता है जिसकी वजह से इनका जो Q1 है और कुछ हद तक Q2 भी
बहुत ही वीक क्वार्टर होता है एज अ बिज़नेस। लोन की डिमांड ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पे एसेट क्वालिटी के भी थोड़े बहुत इशू आ जाते हैं। ये एक जनरल व्यू है इस सेक्टर का। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक बैंक या हर एक एनबीएफसी का अगर एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है तो वो सीजनैलिटी की वजह से ही हो रहा है। ये जस्ट एक जनरल व्यू है, ये इंडस्ट्री व्यू है। बिकॉज यहाँ पे यस बैंक या बंधन बैंक या सिटी यूनियन बैंक जैसे केसेस भी हो सकते हैं। उनके केस में सीजनैलिटी की वजह से एसेट क्वालिटी ख़राब नहीं हुई है। उनके केसेस में फंडामेंटली उनकी परफॉर्मेंस ही ख़राब है। उन्होंने अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किया, कस्टमर्स के एनालाइज सही से नहीं किया, कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उनका एसेट क्वालिटी ख़राब हुआ है। बट अगर हम जैसे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के केस की बात करें तो इनके केस में ये एसेट क्वालिटी का जो इशू रहा है ये सीजनैलिटी की वजह से रहा है। अगर आप कॉन कॉल भी पढ़ोगे तो मैनेजमेंट का साफ साफ कहना है कि सीजनैलिटी की वजह से थोड़ा बहुत इशू आया हमारी एसेट क्वालिटी में। अदरवाइज़ आने वाले क्वार्टर्स में ये एसेट क्वालिटी हमारी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो एनपीए यानी एसेट क्वालिटी का पैरामीटर देखें, एनपीए का पैरामीटर देखें तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को छोड़ के बाकी तीनों एनबीएफसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। नाउ कम्स द ROA पार्ट, रिटर्न ऑन एसेट। सो ये जो रेशियो है किसी भी बैंक एनबीएफसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये आपको ये चीज़ शो करती है कि जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, उनके लिए एसेट क्या है। उनके लिए एसेट है जो वो लोन दे रहे हैं, जो अमाउंट वो लोन दे रहे हैं आगे, तो उस लोन पे वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये चीज़ हमें शो करती है ROA का नंबर, रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि आप अपने एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। सो यूजुअली बैंक्स के केस में अगर ये नंबर 2% के आसपास हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बट एनबीएफसी के केस में ये नंबर 3% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि एनबीएफसी ज़्यादा रिस्क लेती है कंपेयर टू बैंक। बैंक थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेंडर होता है, एनबीएफसी थोड़ी सी एग्रेसिव लेंडर होती है। तो ये एक ऐसा माना जाता है कि एनबीएफसी के केस में 3% या उससे ज़्यादा का ROA होना ही चाहिए। सो ROA की बात करें अगर हम, तो पूना वाला फिनकॉप का ROA है 4.8%, देन आईएफएल फाइनेंस का ROA है 3.6% के आसपास, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का ROA है 5.8% और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का ROA 8.5% के आसपास है, 8.5% के आसपास। सो चारों ही एनबीएफसीज़ के बहुत ही अच्छे ROA के नंबर हैं। लास्ट जो पैरामीटर है वो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो जैसे ROA एक बैंक और एनबीएफसी के केस में 2% 3% माना जाता है, ROE एक बैंक के केस में 15% हो तो अच्छा माना जाता है। एनबीएफसी के केस में ये नंबर 18% के आसपास होना चाहिए। अगेन रीज़न जो है इसका सेम है, बिकॉज एनबीएफसी एक एग्रेसिव लेंडर है, वहाँ पे मार्जिन्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा जनरेट करे कंपेयर टू अ बैंक। सो अगर ROE का नंबर देखें तो पूना वाला फिनकॉप के लिए ROE जो है वो 8% है Q1 में। देन आईएफएल फाइनेंस के लिए 19% की ROE है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का ROE 26% है और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का जो ROE है वो 16.60% है, यानी कि लगभग 17% के आसपास है। सो ओवरऑल अगर हम पैरामीटर देखें तो हर एक पैरामीटर पे इन चारों एनबीएफसी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली एक दो ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें कुछ एक दो कंपनी ने ज़्यादा अच्छा किया है, और बाकी के एक दो एनबीएफसी ने थोड़ी सी कम अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बट ओवरऑल एज अ जनरल व्यू हम देखें तो चारों एनबीएफसी की बहुत ही अच्छे नंबर्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। हर एक एनबीएफसी का रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। सो यहीं पे वो कन्फ्यूज़न आ जाता है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर तीनों चारों बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं तो एज एन इन्वेस्टर हम कैसे चूज़ करें कि कौन सा स्टॉक मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो पर्सनली ऐसे केसेस में मैं दो चीज़ें करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। एक तो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं एक इन्वेस्टर की जर्नी में। एंड अगर एक इन्वेस्टर इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाए और उनका एप्लीकेशन करे तो धीरे धीरे ये एप्लीकेशन करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, उस पर बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक वीडियो हम इस पे करेंगे आने वाले टाइम में जिसमें हम डिटेल में समझेंगे कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कैसे इनको अप्लाई किया जाए प्रैक्टिकली। लाइव एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि
दो तीन स्टॉक्स के नाम के साथ में कि कैसे ये चीज़ें आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकती है अगर हम इनका राइट एप्लीकेशन करें। इस वीडियो में हम समझते हैं कि तीनों चारों को हम कैसे चूज़ करें कि 3-4 स्टॉक्स में कौन सा बेस्ट स्टॉक है। नंबर 1 आ जाता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के लिए हमें ये समझना होगा कि इन तीनों चारों का बिजनेस मॉडल क्या है। बहुत ही ब्रीफ में अगर हम समझें, स्टार्टिंग फ्रॉम पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प जो है वो इन तीनों एनबीएफसीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेंडर है, बिकॉज इनकी जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, HNIs, ये इनके टारगेट कस्टमर्स हैं, विच मीन्स कि ये रूरल एरियाज़ में या जो लो इनकम ग्रुप्स के जो कस्टमर होते हैं उनको ये लोन नहीं देते हैं। ये थोड़े से सेफर साइड में हैं, बट क्योंकि ये डिजिटली और इन्होंने टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, इनको ज़्यादा ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प का कहना है कि उनका जो लोन का टारगेट है, ग्रोथ का जो टारगेट है वो 35 से 40% का है। नेट प्रॉफिट वो टारगेट कर रहे हैं 30 से 35% में, और ROA का नंबर जो है वो टारगेट कर रहे हैं 4 से 4.5% में। करंट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो हर एक पैरामीटर पे ये एनबीएफसी अच्छा ही कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 50-60% है, लोन बुक की ग्रोथ 40% से भी ज़्यादा है, ROA तो 5% के आसपास का है। हम कह सकते हैं कि करंट परफॉर्मेंस में अपनी गाइडेंस को आउट परफॉर्म कर रही है पूनावाला फिनकॉर्प। देन कम्स IIFL फाइनेंस। IIFL फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड लेंडर है इन चारों एनबीएफसीज में। पूनावाला भी डाइवर्सिफाइड है, बट बाकी तीनों में IIFL थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, बिकॉज वो गोल्ड लोन भी करता है, माइक्रो फाइनेंसिंग लोन भी करता है, हाउसिंग लोन भी देता है और ऑटो लोन्स भी देता है। ये 4-5 तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो IIFL फाइनेंस करता है। इनके ब्रांचेस पैन इंडिया लेवल पे हैं, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह इन्होंने अपने ब्रांचेस ओपन किए हैं। और इनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो रूरल एरिया से लेकर के मिडिल क्लास तक के टारगेट कस्टमर्स हैं इनके। गोल्ड लोन इनका मेजर पोर्टफोलियो है, बट क्योंकि गोल्ड लोन एक हाई एक्सपेंडिचर बिजनेस होता है, तो माइक्रो फाइनेंस है, कमर्शियल लोन, ऑटो लोन है, देन हाउसिंग लोन है। ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल लोन भी करती है ये कंपनी। ये 3-4 प्रोडक्ट्स जो हैं ये इनको ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। कंपेयर टू पूनावाला फिनकॉर्प थोड़ा सा रिस्क वाली एनबीएफसी है ये, क्योंकि इनका टारगेट सेगमेंट रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है, बट डाइवर्सिफाइड होने की वजह से कंपेयर टू अदर 2 एनबीएफसीज, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा सेफ़र एनबीएफसी है, थोड़ा सा सेफ़र बिजनेस मॉडल है IIFL फाइनेंस का। ग्रोथ गाइडेंस जो है IIFL फाइनेंस की वो 25 से 30% की है आने वाले 2 से 3 सालों में, और करंटली कंपनी उसी के आसपास परफॉर्म भी कर रही है। 29% की ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट करी है इस क्वार्टर में। एसेट क्वालिटी इनकी कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रही है। देन कम्स क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एक प्योर माइक्रो फाइनेंसिंग प्लेयर है। रूरल एरियाज़, विलेज एरियाज़ में ये छोटे छोटे लोन्स देते हैं, जो जॉइंट लोन देते हैं विलेजेस में। इन मेजॉरिटी प्रेजेंस इनकी 4-5 स्टेट्स में है, साउथ में, महाराष्ट्र में, अभी ये एक्सपैंड कर रहे हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ रीजन्स में। ग्रोथ आउटलुक इस कंपनी का 22 से 25% का है। ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है इनके, सिर्फ माइक्रो फाइनेंस ही इनका मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। 22 से 25% की इनकी लोन ग्रोथ की टारगेट है। मार्जिन्स का इनका टारगेट है 12 से 12.5% का। और करंटली अगर हम देखें तो ये कंपनी अपनी हर एक गाइडेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म कर रही है। लोन ग्रोथ 40% आ रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 14% के आसपास आ रहा है। करंटली ये अपने हर एक पैरामीटर्स पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी इनकी तो एक वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की जो एसेट क्वालिटी है वो एक किसी लार्ज बैंक के लेवल की एसेट क्वालिटी है, जैसे HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो, उस लेवल की एसेट क्वालिटी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण मेंटेन कर रहा है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। देन लास्टली जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है वो थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है कंपेयर टू अदर 3 NBFCs।
फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस ओबियसली माइक्रो फाइनेंसिंग में है, रूरल एरियाज़ में लोन देते हैं, विलेजेस में लोन देते हैं, बट इनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो विलेजेस में जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो किराना स्टोर हो गया या गैराज हो गया, छोटा सा प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉप हो गई, जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं उनको आगे बिज़नेस और एक्सपैंड करने के लिए ये बिज़नेस लोन देते हैं। एवरेज टिकट साइज़ इनका 3 से 5 लाख तक का होता है। बट अनलाइक अदर माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स, फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस जो है वो मोस्टली लोन सिक्योर्ड लोन्स देते हैं। आई मीन ये किसी ना किसी तरीके का कोलैटरल लेते हैं अपने कस्टमर से, चाहे वो उनका घर हो या उनकी शॉप हो, किसी ना किसी तरीके की प्रॉपर्टी एज अ कोलैटरल फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस अपने पास रखती है। एंड जो इनके पास सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि पिछले 20 साल 25 साल का इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने सारे साइकिल्स विटनेस किए हैं इकॉनमी में, जब इकॉनमी ने अच्छा किया है, जब इकॉनमी में बड़ा से बड़ा डाउनटर्न आया है, बड़े से बड़े क्राइसिस आए हैं, तो इन्होंने कस्टमर्स को देखा है कि उनके इनकम लेवल पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, किस साइकिल्स में किस तरीके के कस्टमर्स पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, एंड कौन से कस्टमर्स हैं जो सबसे जल्दी रिकवर करते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस को पिछले 20-25 सालों में, और इन्होंने एक बहुत अच्छा नीश बिल्ड किया है अपने बिज़नेस में। सो उसको रेप्लिकेट कर पाना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बिकॉज आपको इतना बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। और अपने सेगमेंट में जहाँ पे ये प्रेजेंट है साउथ के 3-4 स्टेट्स में, वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा बिल्ड किया है अपने बिज़नेस को, और सेम मॉडल ये रेप्लिकेट कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं इंडिया के अलग अलग रीजन्स में धीरे धीरे। अभी तक अगर हम ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो Q4 तक कंपनी का कहना था कि वो 30% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, बट क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही अच्छी है इकॉनमी में, तो इन्होंने अपने ग्रोथ टारगेट को रिवाइज करके 35% कर दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ ये 30-35% का ही टारगेट कर रहे हैं। लोन ग्रोथ इन्होंने रिवाइज करके 30% से 35% कर दिया है। इंटरेस्टिंगली ROE का नंबर इनका 15% के आसपास था, बट फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस ROE नंबर अपना टारगेट कर रही है 20% के आसपास अगले 2 से 3 सालों में। सो क्योंकि इनका ROE का नंबर बढ़ेगा, ये चीज़ ये शो करता है कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो जो 35% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं उसको वो सक्सेसफुली अचीव कर लेंगे, और अभी तक का परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो वो उसको करते जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमने बिजनेस मॉडल समझा है। अब जो हमने पहला क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, सो एज एन इन्वेस्टर आपको यहाँ पे ये देखना है कि इन चारों बिजनेस मॉडल में जो हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ किया है, इनमें से किस बिजनेस मॉडल के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, एंड देन आपको उसको फर्दर और स्टडी करना है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, उस बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हो कि उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एंड देन लास्टली जो दूसरा पार्ट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो सपोज़ इन 4 बिजनेसेस में मुझे 2 बिजनेसेस पसंद आए हैं, अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे हेल्प करेगी डिसीजन लेने में वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली ये है कि सपोज़ मेरे को 2 बिज़नेस पसंद आए हैं, अब मैं उनमें ये देखूंगा कि एज एन इन्वेस्टर इनमें से कौन सा बिज़नेस है जो मेरे रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, या अभी जो बिज़नेस ने गाइडेंस दिया है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, और आउटलुक भी आने वाले 3-4 सालों में वो बहुत अच्छा दे रहा है। सपोज़ कोई बिज़नेस कह रहा है कि मैं 25% पे ग्रो करूँगा, बट दूसरा बिज़नेस जो है वो कह रहा है मैं 35% पे ग्रो करूँगा, और उसका बिज़नेस मॉडल मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज जो बिज़नेस 35% पे ग्रो कर रहा है और जिसका बिज़नेस मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, तो मैं ऑब्वियसली उसी की तरफ अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन लूँगा। सो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो उन बिजनेसेस को जिनके रिज़ल्ट 3-4 एक ही सेक्टर में 3-4 बिजनेसेस के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, एंड ये चीज़ आपको हेल्प करेगी एक बेटर इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट हो इन बिज़नेस के रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल डिस्कस कि जो भी आपके डाउट हो उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।